लिवर बेसिकली आप ये समझ लें कि एक जिस्म का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। लेकिन एक उर्फ आम में जो हम चीज सुनते हैं कि जिगर खून नहीं बना रहा, उन्होंने कहीं यही नहीं कहा कि जिगर खून बनाता है, ठीक है, साफ करता है। डॉक्टर साहब, तो अल्कोहल के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं? एवरी फिफ्थ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और सी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पानी से होता है, पानी से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होता। मेरे दोस्त था, उन्होंने कहा मेरे अब्बू को किसने खून दिया था, तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया, मैं कि यार मैंने कहता यार खून दे अब्बा जी, फिर कुड़िया ही वेख रहे हो। मतलब कि जो लोग मर जाते हैं या मरने के करीब होते हैं वो वसीयत कर जाते हैं कि मैं मरने के बाद मेरा जिगर आप किसी और को Donate कर ट्रांसप्लांट कर दें। कि जब कोई बॉडी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड है चाहे वो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो फ्लूइड है, जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा तब तक ये हेपेटाइटिस बी और सी नहीं हो सकता। कोई आर्टिफिशियल इस तरह का कोई लिवर जो है वो इस तरह कोई बना है दुनिया में कि हम उसको फिट कर दें और वो खुद ब खुद ग्रो होने लग जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के सेट से मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है जी। हम बात कर रहे हैं जी कैंसर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, कैंसर की सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है और उनका फॉलो अप कैसे होते हैं। हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं और आपको बताए हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये जो हम बात करते हैं, जिस तरह वो गाने होते हैं नजर के सामने जिगर के पास, तो ये उस तरह का जो जिगर वाला जो काम है वो ये करते हैं। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर अहमद सदीक अमार साहब है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं जी। डॉक्टर साहब जो हैं जी वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं और हम लिवर कैंसर के बारे में और उनके ट्रांसप्लांट के बारे में, नहीं हम ट्रांसप्लांट के बारे में आज सिर्फ हम ट्रांसप्लांट पे बात करेंगे। सो डॉक्टर साहब ओवर टू यू जी। हमने बहुत सी लिटरेरी अल्फाज में हमने जिगर को हमने इस तरह तो देखा है, वो जिस तरह नजर के सामने जिगर के बाद हमें कोई बहुत अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि जिगर क्या सीन है, क्या माहौल है। तो ये तो जिगर हमारे वाले जिगर हैं, लेकिन जो इन हमारे अंदर वाला जिगर है उसके साथ क्या होता है और इस ट्रांसप्लांट की जरूरत कैसे पड़ती है, उसके बारे में सर लेट्स स्टार्ट विद इट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया डॉक्टर वजाहत का और आपका इट्स माय ऑनर कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने मदऊ किया। लिवर बेसिकली आप ये समझ लें कि एक जिस्म का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। मतलब कि जिस्म के जो भी ब्लड वगैरह जिसमें जरासीम टॉक्सिन्स जो भी जिस्म में आंतड़ियों में हम खुराक खाते हैं उसमें अब उस 100% स्टेरिलाइज तो कुछ भी नहीं होता, तो वो हमारे आंतड़ियों में जाता है तो खुराक उसको खून के थ्रू हजम होता है वो खून जो है वो जिगर में पहले जाता है, वहां से वो एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जिगर उनको फिल्टर करके जो साफ ब्लड होता है फिर वो दिल की तरफ फेंकता है और दिल फिर हमारे पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो साफ ब्लड। अब जिस जिगर का ताल्लुक यानी एक आप मेन आइडिया जो आपका लेमैन कॉन्सेप्ट यही है कि वो एक फिल्ट्रेशन प्लांट है। अब उस फिल्ट्रेशन प्लांट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर सर्वाइवल वो है ही नहीं इंसान का। कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर बिल्कुल यानी सर्वाइवल नामुमकिन है। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स, किडनीज, लिवर। तो उसकी अपनी डिजीज़ेस बहुत सारी फिर पैदा हो जाती हैं वक्त के साथ साथ कि वो अगर सारी ज़िंदगी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें उसमें टॉक्सिन्स को फिल्ट्रेशन करते करते वो खुद भी कुछ बीमारियों का शिकार हो जाता है, थक जाता है एक तरह का भी कह लें कि थक जाता है। तो उसमें फिर मुख्तलिफ बीमारियां जिसमें कैंसर भी है, जिसमें लिवर का फेल होना भी है, तो ये सारी बीमारियां हैं कि जिसमें लिवर की ना एफिशिएंसी। ठीक। अच्छा सर, एक चीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, बड़ा अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया उन्होंने लिवर का फंक्शन, लेकिन एक उर्फ आम में जो हम चीज सुनते हैं कि जिगर खून नहीं बना रहा, उन्होंने कहीं यही नहीं कहा कि जिगर खून बनाता है, ठीक है, साफ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा हम तो हम अपने जिगरों को भी कहते हैं कि जिगर तू भी खून नहीं बना रहा, तू जो सारा जलील कर दे तू भी खून नहीं बना दे। ये जो हम लिवर की बात करते हैं और कहते हैं जी लिवर काम करना छोड़ गया है, तो देयर आर सर्टेन रीजंस जिन पे कहा जाता है कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इज मतलब दैट इज इंजूरियस। मतलब मोस्टली ये मैं एक आपको लेमैन की टर्म के ऊपर बता रहा हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से लिवर जो है वो आपका इफेक्ट करता है? जो हमारे सेटअप में एशियन कंट्रीज में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी एंड सी। और जो फैक्ट्स और फिगर्स हेपेटाइटिस के बारे में हमारे सेटअप में वो
इतने डिज़ास्ट्रस हैं कि आप सोच नहीं सकते कि हम हेपेटाइटिस को बहुत ही हल्का लेते हैं। बट द थिंग इज़, जो फैक्ट्स आए हैं, जो फिगर्स हैं हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, वो ये है कि एवरी 5th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और सी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है लिवर के फेल होने में, वो यही हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसकी वजह से लिवर की एफिशिएंसी मैटर होती है। अब ये 2 स्टेज में होती है, या तो ये होती है कि फ़ौरन महीनों के अंदर ही वो लिवर को फेल कर देता है, जिसको एक्यूट लिवर फेल कहते हैं। एक होता है कि वो जिस्म में मुदाफ़ियत इतनी होती है कि वो उससे लड़ता है, ठीक है, तो वो कुछ साल लगते हैं, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, डिपेंडिंग अपॉन दी कि उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कितनी है उस बंदे में। तो उसको कहते हैं क्रॉनिक लिवर फेलियर, यानी वो स्लो लिवर ख़राब हो रहा है। तो अल्कोहल है वो एक सेकंड ऑप्शन है कि जिसकी वजह से लिवर फेल होते हैं। वो लेकिन अगर इंडो पाक में अगर हम ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर बहुत से लोगों का मतलब जो आपके पास आते होंगे मरीज, वो ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं। 80% हेपेटाइटिस बी एंड सी के हैं, 20% अल्कोहल एंड अदर माइनर जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उनका लिवर। ओके सर, अगर हम सर अल्कोहल की बात करें डॉक्टर साहब, तो अल्कोहल के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने हेपेटाइटिस बी और सी की बात की, तो उसके अलावा भी कोई और ऐसे जो कंप्लीट फेलियर है ना, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उसमें तो आमतौर पे ये फेलियर आपकी अल्कोहल या हेपेटाइटिस बी एंड सी ही है। बाकी फैटी लिवर की वजह से भी लिवर के फंक्शंस जरूर किसी हद तक अफेक्ट होते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होते कि हम उनको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाएं। एक चीज और दूसरी चीज हेपेटाइटिस बी और सी की उन्होंने बात की और हम इसको बहुत हल्का लेते हैं। नॉर्मली हम एज अ सर्जन, हमारे पास यही हो रहा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए, सपोज किसी ने हर्निया का ऑपरेशन कराना है, और जब हम उनके टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर हेपेटाइटिस सी पिक होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि वो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। और फिर जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आमतौर पे सबसे ज्यादा या तो कोई डेंटल प्रोसीजर निकलता है, एक ऐसी जगह पे करवाया हुआ जहां पे स्टेरिलाइजेशन के पूरे चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं है, या बार्बर शॉप इज अ वेरी कॉमन सोर्स इन आवर कंट्री। अगर आप प्रॉपर, इसीलिए आपको पता है ब्लेड चेंज करने के ऊपर कितना जोर दिया जाता है। तो ये 2-3 सेंटर्स हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पानी से होता है, पानी से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होता। तो ये नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। तो ये एक फैक्टर है, जिस तरह डॉक्टर अहमद ने कहा, होती है। जी होती है, बिल्कुल होती है, आपके पार्टनर्स को हो सकता है। ओके, ठीक। तो ये एक, और फिर नॉर्मली जब किसी हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है जो कि मैरिड फीमेल है या मेल है, तो फिर हम जरूर ये कहते हैं कि आप अपने पार्टनर का भी, स्पाउस का भी हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं। तो वो हेपेटाइटिस बी और सी जब तक फेलियर की स्टेज पे जाने से पहले, जिस तरह उन्होंने बताया कि 10, 15, 20 साल लगते हैं, तो उस स्टेज पे अगर उसको पिक कर लिया जाए और उसको मैनेज किया जाए तो शायद यहाँ तक बात ना पहुंचे। और सर, इनमें नॉर्मली अगर आपने कहा कि 20-30 साल लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसका चेकअप नहीं करवा रहे होते। एक जिस तरह हम हकीमों के पास जा रहे होते हैं या हम अपने घर के टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो क्या है एक सेल्फ चेक जो हम इनमें से देखें, या आपका कोई ऐसे होना चाहिए कि साल के अंदर कोई ना कोई चेकअप करवा लिया जाए जिससे पता लगे? जो एक्यूट लिवर फेलियर है, मतलब जो महीनों में होते हैं, उसको तो डायरेक्ट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो तो महीने का टाइम भी नहीं देता। और तो क्या सिम्टम्स होते हैं सर उसके? इसमें सबसे जो बड़ा सिम्टम है वो यरकान है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं। आंखें पीली हो जाना, जिस्म का पीला हो जाना, नाखून पीले हो जाते हैं। तो वो एक सामने से लुक से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं पेशेंट का कि ये बहुत पीला सा उसकी स्किन, आईज, सारा कुछ। वो फिर उसके बाद उसके जो गुर्दे हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि जो लिवर जो चीज़ें बनाता है वो स्क्रीट यूरिन में होती हैं। अगर वो फिल्टर नहीं कर रहा तो किडनी का डायरेक्ट ताल्लुक है लिवर के साथ। तो किडनी के प्रॉब्लम्स, उसके क्रेटिनिन, किडनी फेल होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशेंट ऐसे लिथार्जिक, कमज़ोरी होना शुरू हो जाता है। ये तो एक्यूट के फेजेस हैं। क्रॉनिक का मसला ये होता है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, कुछ लोगों का ख्याल होता है मैंने उसका इलाज करवा लिया, मुझे पता चल गया था जी 15 साल पहले मैंने उसका इलाज करवा लिया, जो मेडिकल इलाज है, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। फॉलो अप की बात है ना, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते। वो कहते हैं जी मैंने 6 महीने का, 8 महीने का, साल का कोर्स किया,
फिर मैंने जब हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आ गया था, तो मैंने उसको बॉदर ही नहीं किया। और अब 20 साल बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि दोबारा हो रहा है, और जब हम देखते हैं तो जिगर खराब हो चुका होता है कम्प्लीटली। तो उसके लिए ये होता है कि आप 6 मंथली अल्ट्रासाउंड फॉलो अप का मस्ट होता है। ठीक है। और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं, वो मस्ट होता है कि अगर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा भी यरकान हुआ है और ठीक है वो रिकवर हो गया साल बाद मेडिसिन से, स्टिल आपने हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड और जो AFP का टेस्ट है वो मस्ट कराना है ताकि उसको चेक में रखा जा सके। डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे जिनको जो जिगर की बीमारियों के साथ होते हैं, तो वो ये माइनर सी एक प्रॉब्लम होती है जिस वक्त आप डॉक्टर कोई बात कर रहा होता है तो वो उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, तो उनको सीरियसनेस दिलाने के लिए व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू से यार ये आपको ये करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए? बहुत अच्छी बात की आपने। मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया है जो हर्निया ऑपरेट कराने आया, ठीक, मैंने देखा और उसका हेपेटाइटिस सी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं नॉर्मली ये करता हूं कि मैं उसे कहता हूं कि यार हर्निया का ऑपरेशन मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आप इसका इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि हर्निया की कॉम्प्लिकेशन उतनी ड्रास्टिक नहीं हो सकती जितनी उस अनट्रीटेड हेपेटाइटिस सी की होगी, जिस तरह हमें डॉक्टर अहमद ने बताया। ठीक है। तो नॉर्मली उनको इस चीज को रियलाइज कराया जाता है कि जी दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम, जो कि एक इंसिडेंटल फाइंडिंग आपकी रिपोर्ट्स में आई है, इट मे कन्वर्ट इनटू अ बिग डिजास्टर, तो आप पहले इसको ट्रीट कर लें। जो इलेक्टिव सर्जरी है वो तो आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक, सही। अच्छा, दोनों डॉक्टर साहबान से क्वेश्चन है कि अगर हम जिगर की बात करें तो जिगर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हटाने से इसके बाद दोबारा बनता भी नहीं है, जो के साथ आता है आपको किसी और से ही लेना पड़ रहा होता है, तो वो नॉर्मली कौन लोग होते हैं जो कि जिनका जिगर दिया जा रहा होता है, और उस बंदे को या उस बीबी को क्या इफेक्ट होता है जो अपने जिगर का हिस्सा काट के देते, कहते मैं अपना जिगर काट के तेनों देता है खून तो मेरी। वो हमारे लिए ना डॉक्टर साहब, ऑन लाइटर नोट ये बात हो रही थी कि हम एक जगह पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी यार, मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा यार मेरे अब्बू को किसने खून दिया था, तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया, मैं यार मैंने कहता यार होते अब्बा जी फिर कुड़ियां ही देख रहे हो, तो वो ये जिगर तो जिगर के हिसाब से यही वाला ही काम चल रहा होता है कि आप अपना जिगर काट के दे तो वो वाला माहौल, उनकी सारी हैबिट्स उन तक आ जाती है। तो हाउ इट इज सर, कैसे ये चलता है जी? जिगर में ना जो जिगर का ट्रांसप्लांट सक्सेस की वजह एक ये है कि अल्लाह ताला ने जिगर में ना एक रीग्रोइंग कैपेसिटी रखी है कि मतलब आप 100% आपका लीवर है, आपका 70% लीवर एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता या डैमेज भी हो जाए या अगर काट लिया जाए तो वो 30% लीवर है वो रीग्रो कर जाता है और 2 महीने के अंदर आपका वही 100% दोबारा बन जाता है। तो इसी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट वजूद में आया। किडनी ट्रांसप्लांट का तो ये है ना कि किडनीज 2 हैं हमारी, तो एक अलग-अलग पड़ी हुई है, तो वो एक निकाल लेंगे तो एक काम करती है। लीवर तो है ही एक, लेकिन उसमें जो कैपेसिटी है ना रीबिल्डिंग की, जो बहुत अच्छी कैपेसिटी है, और वो उसकी वजह से ये लीवर ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट आया है कि अगर कोई दूसरा उसको दे भी देता है, 50% अपना लीवर दे देता है, तो जो मरीज होता है उसका तो हम 100% लीवर पूरे का पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है। उसमें तो यानी अब लीवर बिल्कुल है ही नहीं, एनहेपेटिक फेज कहते हैं। हमारा ना सर एक मेरे दामाद हैं, कज़न के दामाद हैं, तो उन्होंने अपनी अम्मा को वो दिया जिगर, और वो अभी भी माशाल्लाह बोथ आर लिविंग हेल्दी लाइफ, और वो बेटे ने वो दिया, तो मेरे ख्याल है बेटे की चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, कोई भी इंसान दे सकता है। हाँ, ये इसमें ये है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ठीक है। और हम एक लंबी लिस्ट है जिसमें तकरीबन बहुत सारे 50 के करीब टेस्ट हैं, वो हम कराते होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में लीगल इश्यूज हैं इसके काफ़ी, बाहर मुल्कों में वो नहीं है। लीगल इश्यूज में ये है कि आप जो रिसिपिएंट जो होता है, डोनर जो हो, वो उसकी फैमिली का बंदा हो, FRC से वो प्रूवन होना चाहिए। उसके बगैर अगर कोई दे रहा है तो वो इलीगल ट्रांसप्लांट कंसीडर किया जाता है। ठीक, ये हमने किडनी ट्रांसप्लांट में भी डिस्कस किया था, और ऑब्वियसली वो उसमें यही था कि इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैलाफाइडी का एक एलिमेंट आ जाता है, लोग एग्जैक्टली। लेकिन जो आपने पहले बात की कि लिवर ट्रांसप्लांट किसका होना है और डोनर कौन होगा, उसके पूरा एक क्राइटेरिया है, वो भी हम डॉक्टर अहमद से पूछेंगे कि कौन से पेशेंट हैं जो कि जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, उनकी जाहिर है एक पूरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया, और फिर डोनर का क्या क्राइटेरिया होगा, ये हम थोड़ी सी डिटेल्स डॉक्टर अहमद से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ऐसे ही जनरल नॉलेज का सवाल मेरे ज़हन में आया है अचानक के जी, जिस तरह हम AI की बात करते हैं और कोई आर्टिफिशियल
इस तरह का कोई लिवर जो है वो इस तरह को बना है दुनिया में कि हम उसको फिट कर दें और वो खुद ब खुद ग्रो होने लग जाए? अभी नहीं अभी तक तो ये इसका मतलब है कि डॉक्टर्स के पास ये एक अपॉर्चुनिटी मैंने दी है कि आप सोचें कि अगर कोई एक आर्टिफिशियल बन सकता है तो आप इनको बनाने की कोशिश करते हैं कि कहां से कहां चला जाता है। ओके, कितनी टाइम लगता है सर एक ट्रांसप्लांट होने में, और उसके पहले की क्या मोडालिटीज होती हैं और उसके बाद के फॉलोअप्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यूजुअली जो पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं लीवर में, वो तकरीबन 35-40 के बाद ही होता है ऐसे पेशेंट्स का। जो एक्यूट होता है वो तो 2 साल के बच्चे में भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक इमरजेंसी ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं वो होते हैं। जो नॉर्मली होता है वो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के लिए होता है और वो 35-40 प्लस पेशेंट्स के लिए होता है। तो उसको जॉन्डिस यरकान होना शुरू हो जाता है और वो अलामात के साथ जब हमारे पास आता है तो हम उसको असेस करते हैं। असेस में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो हम करवाते हैं, फिर उसका एक स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है। तो उस स्कोरिंग क्राइटेरिया के पे जब फॉर एग्जांपल अगर वो स्कोरिंग क्राइटेरिया का कट ऑफ है कि 15, अगर 15 से ज़्यादा उसका स्कोर बन गया फिर तो मस्ट है। अगर 10 to 15 में स्कोर में आता है तो उसको अपनी फॉलोअप में रखते हैं 6 मंथली। ठीक है, अब वो पेशेंट जिनका स्कोर, जिसको मेल्ड स्कोर कहते हैं, वो 15 से ऊपर है तो फिर उसको हम कह देते हैं भाई आप अपना डोनर ढूंढो, अपने फैमिली से ब्लड लाओ, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो अपने मैच करवा के, जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है आपके साथ उनको ले आएं। बाकी काम फिर हमारा होता है, फिर हम उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोआगुलेशन प्रोफाइल, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन, MRCP। जब 100% सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कि हाँ जी ये डोनर आपके लिए बिल्कुल फिट है और हम आप ऑपरेशन के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो ट्रांसप्लांट के बाद आपको दोनों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको दिया जा रहा होता है और जिससे लिया जा रहा होता है, वो दोनों की देखभाल होती है या हम एक ही को पकड़ लेते हैं कि यार वो वाला ये बंदा ज़्यादा मतलब इसको देखना है या दूसरे वाला तो ठीक हो जाएगा? देखें, जो डोनर होगा वो तो 100% फिट बंदा होगा, उसमें तो माइनर सी भी अगर कोई हमें एबनॉर्मेलिटी मिलती है, एलिमेंट आएगी तो वो खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बंदे को हम एट रिस्क नहीं डाल सकते। ठीक है, मरीज तो मरीज है, उसमें तो बीमारी चल रही है। तो ऑपरेशन के बाद भी यही होता है कि जब हम इतना वर्कअप पहले ऑपरेशन से पहले कर लेते हैं तो ख्याल तो दोनों का रखा जाता है। फॉर एग्जांपल डोनर को अगर 5 दिन अस्पताल में भी रखना पड़ता है, जो रिसिपिएंट होता है वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहता है। रिसिपिएंट का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है इस वजह से कि उसके जिस्म में बाहर से एक नई चीज़ आई है। ठीक, तो अभी जिस्म एडजस्ट करेगा, उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा उसको कि एक फ़ॉरेन चीज़ आपने मेरे में डाल दी है, तो इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो उसको रिजेक्ट करेगी। तो आप उनको समझाते कैसे हैं कि अब आपकी ये फीलिंग होगी या ये चीज़ें आपको फील होनी शुरू होंगी तो दिस इज़ ओके, कि अगर आपको क्या होता है, कुछ बढ़ना होता है किसी चीज़ का या कोई फशार खून बढ़ता है या क्या होता है कि जिनके साथ अब वो कहें कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जो नॉर्मली मरीज़ जिसकी शिकायत करते हैं? तो नॉर्मली जो होता है ऑपरेशन से पहले, ट्रांसप्लांट से पहले एक साइकोलॉजिकल उसकी इवैल्यूएशन होती है, काउंसलिंग होती है, ये मस्ट होती है लीवर ट्रांसप्लांट से पहले। उसको हम आगे का प्लान बताते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है। जब नया लीवर का पीस डोनर में से रेसिपिएंट में आता है तो एक तो ये होता है कि इम्यूनिटी जिस्म की रिएक्ट करती है, उसको कहते हैं कि बाहर निकालने के लिए। ठीक तो हम एंटी इम्यून उसको ड्रग्स पे रखते हैं ताकि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो सके। फिर इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि बाहर की एक पीस आया है तो वो जिस्म इन्फेक्शन हो। तीसरी बात है जो खून की नालियाँ जोड़ी हैं हमने वो बंद हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम पेशेंट को पहले समझाते हैं ऑपरेशन से पहले कि एक लंबा प्रोफार्मा होता है वो पेशेंट को दे भी देते हैं, वो खुद भी बता देते हैं कि ये सारा कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम जब पेशेंट से ये बात देखा, नॉर्मली आप भी पेशेंट से बात करते हैं, एक लोगों के अंदर एक डर ज़रूर आता है, तो उस डर को हम कैसे निकालते हैं? या उनकी फैमिली साथ होती है तो कि उनको, हमने हमेशा ये बात की है कि जी फैमिलीज को कैसे हम लेके चलते हैं, तो उसके बारे में क्या चीज़? उसमें जिस तरह अभी डॉक्टर अहमद ने बात की उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अब मैं हर किसी को ये कहता हूं कि हर पेशेंट की, हर पर्सनैलिटी की किसी भी चीज को रिसीव करने की अपनी एक कैपेबिलिटी है। अब कोई सिंपल ऑपरेशन है जिसके अंदर 5% चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन के होने के और 95% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं वो
उस 95% पे फोकस करेंगे। वो कहेंगे यार 95% मरीज तो ठीक हो जाते हैं, और वो पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए वो 5% का डर उस 95% पॉजिटिव बात से ज्यादा होता है। उसमें फिर आपको समझाना जरूर पड़ता है, आप उसे काउंसल कर सकते हैं, आप उसको ये बता सकते हैं कि जी ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीज है, दुनिया के बेहतरीन सेंटर्स में भी इस चीज का रेट इतना है, तो इसका मतलब है कि हर चीज सज्जन ने अगर बिल्कुल ठीक भी किया और पेशेंट हर क्राइटेरिया पे पूरा भी उतर रहा है, उसके बावजूद कोई ना कोई लक या फेट का फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये 5% ये हो रहा है। तो आप उम्मीद रखें, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि आप उस 95% में आएंगे, ना कि इस 5% में। तो बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज को थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, हमारे पास जिस वक्त लोगों से हम बात करें तो कितने परसेंट हमारा रेट, जिस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो इज इट 100% कि जी ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो 100% जो उसका सक्सेस रेट है वो है, या उससे कम है? देखिए, डोनर के लिए तो 100% है। डोनर पे तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उस सेंटर की फिर दोबारा से ऑडिट होता है, और वो सेंटर्स बंद भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं। ठीक है। डोनर्स पे तो यानी वो एक फिट बंदा, यानी आप एक ऐसे फिट बंदे को ला रहे हैं और उसको कोई मसला ऑपरेशन के बाद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि या तो आपने उसको पहले चेक नहीं किया था, या कोई टेक्निकल मसला है, वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रिसिपिएंट का जो मसला है वो ऑलरेडी ही और शी इज़ गोइंग टू डाई, यू हैव गिवन हिम अ चांस कि आपने वो दिया, तो उसमें ये है। लेकिन जो पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है वो तकरीबन 80% है, कि मतलब 10 में से 2 मॉर्टेलिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं। अगर एक सेंटर 10 ट्रांसप्लांट कर रहा है तो 80% उसके पेशेंट, रिसिपिएंट्स की बात कर रहा हूँ, कि वो ठीक होके जाते हैं। 2 में प्लस माइनस कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं, मॉर्टेलिटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं। हमारे पास यहाँ पे इलाज इसका पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान में सस्ता है, और बाहर इससे महंगा होगा। तो हमारे क्या डॉक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि जी इनको, कि कोई भी अगर उम्रा अगर यहाँ पे कराना चाहें तो वो भी उसको उसी तरह ही करा सकते हैं, और एक गरीब इंसान भी इसी तरह ही अपना यहाँ पे इलाज करवा सकता है? अनफॉर्चुनेटली लिवर ट्रांसप्लांट का जो है इलाज है वो काफ़ी महंगा है। ठीक है। पाकिस्तान में भी इसकी कॉस्ट अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली पता करना चाहें तो तकरीबन अराउंड 50 लाख के करीब मिनिमम है, और डोनर भी आपने फैमिली से ही लेके आना। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है जो बाहर के मुल्कों में अच्छा ऑप्शन है, वो कैडावेरिक है। मतलब कि जो लोग मर जाते हैं या मरने के करीब होते हैं, वो वसीयत कर जाते हैं कि मैं मरने के बाद मेरा जिगर आप किसी और को ट्रांसप्लांट कर दें, किडनीज मेरे किसी और को दे दें। तो ये कितनी देर के अंदर अंदर होना चाहिए सर? ये भी अगर जो मतलब जब डेथ हो रही है तो डेथ के कितनी देर के बाद आपके पास एक टाइम होता है कि डॉक्टर्स को पता होता है, जैसे मॉर्टेलिटी या डेथ का वो होता है तो उसको हॉस्पिटल ऑलरेडी एडमिट किया होता है, तो 4 to 6 आवर्स में उसका ऑपरेशन करके वो सारी चीज़ें रिट्रीव करके आइस स्टोरेज में वो सेव कर लेते हैं। तो लिस्ट पे जो सा भी अगला ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट होता है तो उसको बता देते हैं कि जी आपके लिए अब लीवर अरेंज हो गया, तो अब आपका ऑपरेशन अब किया जा सकता है। तो एक बेसिकली एक लिस्ट बनी होती है उनकी। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोगों को कहें कि जी हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जा सकता है, वो एक मुझे ज़रूर कुछ आप टिप्स हमारे नाजरीन को दे दीजिए। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो मैंने सब इस पूरी डिस्कशन से सुना कि आपकी हेपेटाइटिस बी और सी इज़ द मेन फैक्ट कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, तो वो एक जाते जाते हमारे पास ये एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे नाजरीन को पता हो कि किन किन चीज़ों से आपने बार्बर्स की शॉप के ऊपर बात की। और हाँ प्लीज़, जितने भी ये बार्बर शॉप्स वाले जो इन्वर्टेड कॉमा सैलून्स में जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी आपको ये देखना है कि आप लोगों की जिंदगियां आपके हाथ में होती हैं। तो आप, और मैंने तो आप बहुत से लोगों को ये भी देखा है सर कि वो अपनी ही किट लेकर जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी आप इन्हीं से बाल काटें। सो अदर देन दिस सर। बिल्कुल हसीब सर, इस सारे फिनोमेना को समझने के लिए हमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन समझने की जरूरत होगी। रूट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि ये जरासीम आपकी बॉडी में एंटर कैसे हो रहा है। तो इसकी एंट्रेंस के जो रूट्स हैं उसके अंदर, जिस तरह हमने पहले बात किया, तो ये ब्लड के थ्रू जाएगा या दूसरी चीज सेक्सुअल कांटेक्ट से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड है चाहे वो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो फ्लूइड है, जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा तब तक ये हेपेटाइटिस बी और सी नहीं हो सकता। तो एक नेचुरल बैरियर तो हमारे पास है इससे बचने के लिए, लेकिन
होता क्या है, जो बहुत कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से हो रहा होता है। हमने एक बार्बर शॉप डिस्कस कर ली, ठीक है। एक जो हमने डेंटल प्रोसीजर डिस्कस किया है कि बहुत सारी जगहों पे अगेन अनफॉर्चुनेटली क्वैक्स बैठे हुए हैं और वो जो डेंटल प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसको जो ड्यू स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होनी चाहिए वो नहीं कर रहे। तो ये दो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं। उसके अलावा समटाइम्स आपने देखा होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लोगों को ड्रिप्स लगवाने का बड़ा शौक होता है, इंजेक्शन लगवाने का बड़ा शौक होता है, और वो भी सर्टेन क्वैक्स के पास जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी टीके के बगैर आराम नहीं आना। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे क्वैक्स, बहुत सारे आपके जो मैल प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक अमाजगाह बने हुए हैं हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम की। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी एक नेचुरली जो मरीज ऐसे हैं जिस तरह जो कि थैलेसीमिया के हैं या जो लोग ज्यादा जो बेचारे डायलिसिस पे हैं, जितनी दफा आप समझे कि वो आपका ब्लड और वो सारा कुछ एक्सपोज होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, उतनी दफा ये होने के चांसेस हैं, एक चीज। और दूसरी चीज एक जो मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, फ्रॉम अ सर्जन टू अ पेशेंट और पेशेंट से सर्जन को होने के चांसेस भी हैं। तो सर्जन हम एट रिस्क होते हैं ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी व्हाइल ऑपरेटिंग अ पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है। अच्छा, ये सर्जन को कैसे हो सकता है सर कि अपने हाथ, आपने वो ग्लव्स वगैरह तो पहने हुए होते हैं, तो उसके अलावा उसके कैसे? देखिए बाज़ औक़ात हसीब साहब ये होता है कि अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग है, बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि वो आपका ग्लव फट जाता है और आपको उस टाइम पे पता नहीं चलता आप काम कर रहे होते हैं। और नेचुरली अगर स्किन के ऊपर पहले से कोई ब्रीच है, किसी सर्जन को पहले से कोई कट लगा हुआ है और वो एक हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है और उसका ग्लव फट गया और उसने वो कैविटी खोली हुई है और उसका फ्लूइड जो है वो ग्लव से सीप थ्रू करके उसके जख्म तक चला जाए, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ख़वातीन और मर्दों की अगर आप बात करें तो अगर कोई खातून डोनर आ जाती हैं तो उनकी ज़्यादा होती है प्रॉबिलिटी मतलब ठीक सही होने की या नहीं, ये क्या होता है सर इसमें? नहीं, लिवर का एक अच्छी बात है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करता। अरे वाह, ये आजकल की दुनिया जैसा है। ये आजकल की दुनिया में आओ, किसी का जो भी जेंडर हो कोई टेंशन नहीं, उसकी कोई उसमें नहीं होता अनलेस अनटिल जो हमारा क्राइटेरिया है उसके लिए वो सेहतमंद होना क्राइटेरिया है, एक जिस वक्त सेहतमंद होना क्राइटेरिया है। और वो जो ब्लड टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस है, उसके थ्रू वो मेल पे डोनर गुजरे या फीमेल डोनर गुजरे, इट नॉट द इशू अनलेस अनटिल फीमेल में एक दो इश्यूज यही हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, तो वो जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं और फीमेल गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो ना हो और वो प्रेग्नेंट ना हो इस दौरान जब वो लिवर डोनेट कर रही है। बाकी उसमें कोई मेल या फीमेल में कोई और डोनेट करने के बाद भी आप अपनी जो आम तौर पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी आप अपने कर सकते हैं। आफ्टर 1 मंथ आप बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन जो पहले वाली थी डोनर वैसे। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ हम एक छोटी सी चेकलिस्ट आप अपने नाजरीन को बता देते हैं कि एक तो वो क्या चेकलिस्ट होती हैं जो आपको देखनी है और इसके बाद आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और अपने लिवर को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, लिवर बचाने का जो अब आजकल सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो डाइट का है। ठीक है, जो हमारी डाइट जिस तरह की आ गई है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डाइट भी आ गई है। दूसरी जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहना ज़्यादा टाइम, एक्सरसाइज का ना होना, तो वो सारा कुछ उसमें से एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि आपका एक कहते हैं कि जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। एक चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स आपका जो होता है, जो हाइट और वेट का रेशो होता है, BMI जिसको कहते हैं। तो आपका जितना वजन ज़्यादा होगा आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जिगर पे भी उसी परसेंटेज के ऊपर चर्बी होगी। अब जिगर के ऊपर से चर्बी हटाने का नुकसान, चर्बी हटाने का तरीका ये है कि आप अपना वेट कम करें। अब जिगर के ऊपर चर्बी का नुकसान ये होता है कि वो विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करता है। फैटी लीवर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू लिवर कैंसर। तो इसके लिए एक्सरसाइज और डाइट, ये दो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने लीवर की वो जो प्रोटेक्शन आप एक तरह की कह लें वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मल्टीपल और फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड करके आप, अल्कोहल ख़ास तौर पे ये अवॉइड करके, और जैसे डॉक्टर वजाहत ने बताया हेपेटाइटिस के सारी प्रिकॉशंस लेके, वो तो रेयरली किसी में होते हैं, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल
ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लीवर को थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अहमद, डॉक्टर वजाहत। और आज के लिए जी हम सिर्फ यही बात करेंगे कि जिगर आप अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और हमारे साथ होते हैं, और हमें अपने जिगरों का भी ख्याल रखना चाहिए और हमारे अंदर जो जिगर है उसका भी ख्याल रखना है, और हमारे जितने जिगर हैं उनको भी एक्सरसाइज साथ करवानी है और हमें भी अपने आप को उसी तरह ही फिट रखना है। सो इसी के साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपके साथ एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।